आपका सारा काम हो जाए लास्ट तक। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी लास्ट क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था, उसके अलावा भी मैंने आपको कहा था बेसिक टर्म में अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे। बिसाइड दिस इस टर्म में यूनिवर्सिटी में मैं अकाउंटिंग और एफएम पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं बच्चों की रिकॉर्डिंग करती हूँ। स्टिल किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होगी तो मैं कॉलेज की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो आपको सेंड कर दूंगी, तो उससे आप क्लैरिफाई कर सकते हो। क्योंकि वो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बीबीए एमबीए में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, इसलिए तो मैं वो सॉरी तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि हमारा क्लास का जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के डिस्कशन में यूज हो। ओके सी हाँ पूछिए गौरव क्या कह रहे हो आप, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। देखिए अगर हम इसकी मैं बेसिक टर्म्स में इसको बात करती हूँ, आज मैं कन्वेंशन ले लेती हूँ, मैं आपका ये नोट भी रख लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंसल्ट कर लूँगी क्योंकि एक चीज़ में अगर डिस्कशन में चली गई तो आज का जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें ले लूँगी आपकी, जो भी है जो भी आपका डाउट है सिर्फ आप मुझे कन्वे कर दिया करो या मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम उस डिस्कशन में क्लास में लगेंगे ना तो फिर पूरा जो स्मूथनेस है क्लास की वो खत्म हो जाएगी। जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर दिया करो ताकि मैं एक आपके सामने एक विजिबल चीज होगी, तभी आप उसके डिफरेंस को या किसी कंसेप्ट को समझ पाओगे। ओके सो सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ, ईयर्स वगैरह वो आपको सारा मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है, उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। तो सिर्फ बेसिक बताने के बाद आई विल कम एट द मेन पार्ट। सो जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स है, कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एस्टेब्लिश किए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाई these are called generally accepted accounting principle? Because their applicability is for whole world और यूनिवर्स। मीन्स आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, वो बेसिकली ऐसे ही यूज होते हैं, वो साइंटिफिक है आपके, यानी कि उनमें कोई मॉडिफिकेशन या आपके पास चॉइस नहीं है, या पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको एज इट इज यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाई देयर इज नीड फॉर यूजिंग गैप इन अकाउंटिंग? for maintaining optimum level of consistency, for comparing your data with other companies, comparing your present result with the past result, there should be use of principle, convention, standards so that you are able to compare the things। यानी कि अगर आप मेरी कंपनी है वो अलग यूज कर रही है, किसी और की कंपनी अलग तरीका फॉलो कर रही है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट में वेरिएशन आएगा और एक ट्रू पिक्चर क्रिएट नहीं होगी। दैट्स व्हाई गैप फॉलो करने से क्या होता है कि आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर से वो कितनी बेटर हुई है। गैप कवर्स एस्पेक्ट लाइक, गैप में हम क्या कवर करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, या फिर एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट करना है, किसको हमें रेवेन्यू ट्रीट करना है, किस एक्सपेंसेस को आपको रेवेन्यू ट्रीट करना है, किसको आपको कैपिटल ट्रीट करना है, किसको डेफर्ड करना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। बैलेंस शीट में जो आइटम है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स लाइबिलिटी है, जो भी डिफरेंट आइटम्स है उनके क्लासिफिकेशन के लिए भी हम गैप्स का यूज़ करते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेजरमेंट्स है, यानी कि प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, या जो भी क्राइटेरिया हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज़ करते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं ताकि सब लोग सेम चीज़ को फॉलो करें और एक कंपेरेबल और एक रेलेवेंट और कंसिस्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया जा सके।
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। तो इसको सिंपल शब्द में समझते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस क्या है। ये वो अजम्पशंस है जो फंडामेंटल है, बेस है, यानी कि जिनके बिना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आपको पता है दो चीजें होती है, एक होता है कंसेप्ट और अजम्पशन और एक होता है कन्वेंशन। एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड कंसेप्शन, कन्वेंशन, सॉरी, assumption and convention? Anybody tell me the difference between assumptions and convention? एक पॉइंट कोई भी। ओके, एंड यस यस, गुड। अजम्पशन क्या है? फंडामेंटल है, बेस है, जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है रिकॉर्डिंग से। और कन्वेंशन क्या है? जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है उससे जनरेट होते हैं। और अजम्पशंस क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कन्वेंशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये जो अकाउंटेंट है वो म्यूचुअली एग्रीमेंट करके, म्यूचुअली कन्वे करके कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं और उसके बेस पे जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में है उसमें कुछ एंट्री का क्राइटेरिया सेट करते हैं, वो कन्वेंशन में आएगा। तो क्लियर है डिफरेंस? यानी कि अजम्पशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कन्वेंशंस जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। कंसेप्ट और अजम्पशंस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग का क्राइटेरिया होता है उसका बेस है, फंडामेंटल है, ये बाइस फ्री है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। बट कन्वेंशन में क्या है? बाइस हो सकता है, पर्सन टू पर्सन उसमें चेंज हो सकता है। सपोज मेरे एरिया में या दिल्ली एनसीआर में जो कंपनीज है उनके अकाउंटेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि सच एंड सच आइटम की हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, और उसी तरह से वो एक पर्टिकुलर आइटम जो भी डिसाइड करना उसको डिसाइड कर दिया, और सारे लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? कन्वेंशन। यानी कि कन्वेंशन जो है प्रैक्टिस से क्रिएट होते हैं, सिचुएशनली क्रिएट होते हैं जब आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। बट कंसेप्ट और अजम्पशंस एक रिसर्च से डेवलप किए गए हैं, ये बेस है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बाइस फ्री है, इसमें पर्सन टू पर्सन कोई चेंज नहीं आता। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ये चीज हमें अच्छे से माइंड में सेट कर लेनी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एज पर AS1 क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूवल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। तो ये जो तीन है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल हैं। और बाकी क्या है? अदर अकाउंटिंग अजम्पशन, यानी कि बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये सारे आपके क्या है? मैचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, अदर है। यानी कि अगर क्वेश्चन फंडामेंटल के लिए आता है तो आपको बेसिक 3 को ही चूज करना है, यानी कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। और अगर हम बात करें कन्वेंशन की, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ये क्या क्रिएट होते हैं? प्रैक्टिस से। एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस which is adopted either by general agreement or common consent among accountant। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एरिया, कुछ स्पेसिफिक कंट्री के अकाउंटेंट ने, आपने देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेशनल अलग है, इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग है, एएस का और कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको नोट्स में सेंड किया है। तो अपने अकॉर्डिंग कंट्री जो है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की जो अकाउंटेंट है, एग्रीमेंट करके या उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से पास आउट करा के कुछ अपने कंट्री के लिए या अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कुछ डिसाइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो आते हैं कन्वेंशन में। तो अजम्पशन एंड कन्वेंशन में बेसिकली डिफरेंस क्लियर है अच्छे से? ओके, सी कन्वेंशन में हम किनको कंसीडर करते हैं? मेनली 3 कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये 3 कन्वेंशन है फंडामेंटल, और इसमें बाइफिक्रेशन करके माइंड में सेट कर लेना है। 3 फंडामेंटल है, फिर अदर अजम्पशन है, और 3 हमारी क्या है? कन्वेंशन है। तो ये इसके ऊपर भी बेसिक क्वेश्चन बन जाता है एक। नाउ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस है, रूल है, जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, कन्वेंशन है या अजम्पशंस हैं, वो क्या
क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी सेट किया था। वो होने चाहिए, रेलेवेंस होने चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल रेलेवेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, लाइक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे फंडामेंटल अजम्पशंस हैं या अजम्पशंस हैं वो बाइस फ्री है, वो किसी की जजमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो उनमें ऑब्जेक्टिविटी है, जैसा है वैसा ही आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकती हैं, ताकि आप जो बिजनेस का रिजल्ट है उसको फेयर रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओ। एंड अनदर इज फिजिबिलिटी, अ प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, यानी कि प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो कि समझ आए और उसके लिए फर्दर कोई कॉस्ट ना पे करनी पड़े या कोई प्रॉब्लम बियर ना करना पड़े। जैसे वो है उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि रिकॉर्डिंग करने वाला उसको समझ पाए और इजीली अप्लाई कर पाए, तो सबके लिए एक्सेसिबल हो, फिजिबल हो। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग पॉइंट से यूज किया है इसको, डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं दूंगी मैं, क्योंकि बेसिकली सबको बेसिक पता है। तो हम मेन इफेक्ट्स देखेंगे कि किस पर्टिकुलर कंसेप्ट का किस टाइप का इफेक्ट होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द सेपरेट एंटिटी ऑफ द ओनर, यानी कि ओनर डिफरेंट है और जो कंपनी है वो डिफरेंट है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों की ट्रीटमेंट की जाती है। एज यू नो, जो ओनर की कैपिटल है उसे एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं और उसको यू कैन से इंटरनल लाइबिलिटी ऑल्सो, यानी कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर भी जो पे करता है उसको लाइबिलिटी, ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम एज अ ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं। ओनर की जो एक्सपेंसेस होती हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई वो पेमेंट कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसने बिजनेस के पैसे का यूज किया है या बिजनेस के थ्रू पेमेंट की है तो उनको एज अ ड्राइंग हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल एक्सपेंसेस अपने पैसे से करता है तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रोप्राइटर कैन नॉट यूज द बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल ट्रांजेक्शंस। तो ये कुछ बेसिक इम्प्लीकेशंस हैं जो कि एंटिटी की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में अराइज होते हैं या इनका ट्रीटमेंट का एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। देन कमिट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई हम अकाउंट्स में हमने मेनली वही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, इम्प्लॉय ह्यूमन कैपिटल। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कितना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन कैपिटल हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से हम उसे एज अ एसेट शो नहीं कर सकते। वो एसेट है लेकिन वो प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देन वी आर नॉट एबल टू यूज दैट एज अ मनी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर अ कंपनी। इनहेरेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंटली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इनहेरेंट जनरेटेड क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो गुडविल के लिए आप क्या करते हो, गुडविल के लिए भी आप पेमेंट करते हो। लेकिन अगर आपने अपना फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया और फ्रेश बिजनेस में आपने गुडविल क्रिएट की है तो क्या सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं? आप नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट। लेकिन अगर आपका ऑन गोइंग जो बिजनेस है उसको आप सोल्ड आउट करते हैं तो उसको सोल्ड आउट करने की वजह से आपको जो आपने जो इतना हार्डवर्क किया है वो सारी चीजें आप एज अ गुडविल उस बंदे से चार्ज करोगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट के लिए मैं ब्रेक लूंगी, अभी एक कुछ अर्जेंट काम आ गया। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्लियर है कि इनहेरेंटली जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और अगर आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हो या फिर अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करते हो तो आप उस पर्टिकुलर गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसकी जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैलकुलेट करते हो। देन क्वालिटी, यस बच्चे, विच वन, इनहेरेंट गुडविल।
देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिस चीज़ को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर की आपकी ट्रांजैक्शन है उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये तो क्लियर है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। अब इनहेरेंट जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है पहले इसे समझिए। आपने अपना फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड की, हार्डवर्क करके आपने अपने बिजनेस की गुडविल जनरेट की है। आपने किसी का बना बनाया बिजनेस नहीं खरीदा, आपने सारा हार्डवर्क खुद से किया है। तो उस हार्डवर्क को करने के बाद आपकी बिजनेस की जो गुडविल जनरेट हुई है उसके लिए आपने किसी को पैसा नहीं दिया। आपने हार्डवर्क करके गुडविल तो जनरेट की है लेकिन आपने उसके लिए कोई आउटफ्लो नहीं किया। तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि उसके लिए आपने किसी को पे आउट नहीं किया है। तो जब वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। आई होप आई एम एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द बेसिक पार्ट। अकाउंटिंग किसके लिए है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों के लिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर थिंग्स को आप रिकॉर्ड कर पाओगे। जो क्वालिटी एस्पेक्ट है उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। आई होप इन दोनों में किसी को कोई इशू ना रहो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, वॉल्यूम वॉइस प्रॉपर है, डिस्प्ले प्रॉपर सबको शो हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ओके ओके। सी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और यू कैन से पीरियड कंसेप्ट। पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर आफ्टर एवरी पीरियड। आपको पता है गोइंग कंसर्न तो ये कहता है कि भाई बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, तो क्या हम 5 साल बाद 10 साल बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके या एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और इनकम को मैच करके देखेंगे तो तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। हम जो है मान लो लॉस हो रहा है बिजनेस में तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। अगर हम कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि टाइमली हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, या हमें फाइनेंस रेज करना है, हमें किसी से क्रेडिट लेना है, यानी कि जो हमारे सप्लायर हैं उनको ये डिसाइड करना है कि वो हमें क्रेडिट दे या ना दे, उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ को मेजर करने के लिए या बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को देखने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड में हमें अपने जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है उनको मैचअप करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वो क्या प्रिंसिपल है, वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और यू कैन से पीरियड कंसेप्ट, जिसमें कि जो पीरियड है उसको 1 ईयर में डिवाइड किया गया है। इट मे बी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर एज यू नो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इन जनरल इंडिया में क्या फॉलो होता है, देखिए कुछ कंपनी हो सकता है कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही हूँ, बट इन जनरल मैक्सिमम इंडिया में जो कंपनी है वो फॉलो करती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो इन जनरल अगर बात इंडियन कंसेप्ट में की जाए तो वहाँ पे क्या यूज होता है, फाइनेंशियल ईयर। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो किस वजह से करते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और साथ में इसमें कंसेप्ट दूसरा कौन सा ऐड हो जाता है, मैचिंग कंसेप्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी प्रीपेड एक्सपेंसेस के कंसर्न में कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कंसर्न में कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, अनअर्न्ड इनकम के कंसर्न में कोई क्वेश्चन फॉर्म्ड हुआ है, एक्रूअल इनकम के कंसर्न में कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, तो उसमें दोनों प्रिंसिपल जाते हैं, पीरियोडिसिटी भी जाएगा और उसमें मैचिंग प्रिंसिपल भी जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है इस चीज़ के लिए कि अगर आपका प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, एक्रूड इनके कंसर्न में क्वेश्चन होता है और उसमें ऑप्शन पूछा जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो आप बोथ को सिलेक्ट करोगे, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर है किसी को यहाँ पे कोई डाउट? ओके, देन एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्रूवल में क्या होता है, ड्यू बेसिस पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूवल मीन्स क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। जब पता चल जाए कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है या कॉस्ट एंकर्ड हो रही है, उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। हम उसकी पेमेंट की या कैश रिसिप्ट की वेट नहीं करते हैं। एडवांस मनी रिसीव्ड इज नॉट ट्रीटेड एज सेल। अगर सपोज आपको एडवांस मनी गेट हुई है किसी वर्क के लिए,
तो उसको कहाँ ट्रीट करोगे आप? एक्रूअल कंसेप्ट के बेस पे उसको आप क्या लिखते हो? उसको हम क्या लिखते हैं? अनअर्न्ड इनकम। यानी कि अगर हम अनअर्न्ड इनकम की बात करें, अब उसमें 3 प्रिंसिपल मैच कर गए। अनअर्न्ड इनकम में पीरियड कंसेप्ट भी कर गया, मैचिंग भी कर गया और एक्रूवल भी कर गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको अगर मिली है। एक चीज़ आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको अनअर्न्ड इनकम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई है कि वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है या करंट ईयर के लिए है, तो उसमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल फॉलो होंगे, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। लेकिन अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और वो स्पेसिफाई नहीं है कि करंट ईयर के लिए या फॉलोइंग ईयर के लिए है या किस ईयर के लिए है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और उसमें पीरियड मेंशन नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट और डेफर रेवेन्यू। लेकिन अगर उसमें पीरियड मेंशन है तो उसको क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम यहाँ पे भी फंडा फॉलो करना है कि अगर एडवांस के लिए पीरियड मेंशन है कि ये जनवरी के लिए या फरवरी के लिए है या कुछ भी है, ये करंट ईयर के लिए 2022 के लिए है, कुछ भी अगर मेंशन है और जिससे आपको ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि वो करंट ईयर के लिए है, तो वहाँ पे पीरियोडिक कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होंगे। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है एडवांस मनी रिसीव्ड और अनअर्न्ड इनकम, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो आप कौन से ऑप्शन के लिए जाएंगे? एक्रूअल कंसेप्ट। इतना मुझे बताइए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि एमसीक्यू में यहीं पे वेरिएशन होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और वहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में हम जो भी करंट ईयर और हमारा फाइनेंशियल ईयर, आप यू कैन से कैलेंडर ईयर ऑल्सो, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस होती है और रेवेन्यू होती है, उनको मैच करते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है। वो आपका कहाँ आता है? मैचिंग में। मैचिंग में वही प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सेम है, इसलिए मैंने वहाँ पे भी ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल। ये चीज़ क्लियर है कि पीरियोडिक कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एक लिटिल बिट वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पीरियड डिसाइड करते हैं और यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि करंट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को करंट ईयर में चार्ज करना है। ये घूम घूम के वो वाली बात है कि राइट हैंड से आप राइट हैंड साइड वाले के ईयर को टच कीजिए या फिर राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ लीजिए, मतलब सेम ही है, लेकिन उसी सेम चीज़ को घुमा फिरा के कहा गया है। तो कुछ चीज़ों में जो आपका पीरियोडिक कंसेप्ट है और मैचिंग कंसेप्ट है वो सेम है, सिर्फ एक लिटिल बिट वेरिएशन है किसमें? इसके डेफिनेशन में। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम इसके सेम चीज़ें फॉलो होती हैं। देन कम एट द कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट, एज वी नो, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड एट अ हिस्टोरिकल कोस्ट और एंकर्ड कोस्ट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बट नाउ डेज आपको पता है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए की अलग एक ब्रांच एस्टेब्लिश हुई है और उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए किस तरह से एडजस्टमेंट की जाएगी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल दोज मॉडल्स। तो कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं जिससे कि जो बैलेंस है वो एसेट की वैल्यू में क्रिएट किया जाए। बट अगर हम बेसिक अजम्पशंस की बात करें तो वहाँ पे कंसेप्ट यही है कि आप जो रिकॉर्डिंग है वो किसकी करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो सारी की सारी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं वो किस पे होती हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, बिजनेस इज गोइंग ऑन फॉर फ्यूचर। यानी कि आप अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसका मोटो ये नहीं है कि आप उस बिजनेस को नियर फ्यूचर में क्लोज डाउन कर दोगे। कभी भी कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करता कि वो नियर फ्यूचर में उसको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। उसका मोटो होता है लॉन्ग रन तक उस बिजनेस को चलाना। तो उस चीज़ को सोचते हुए ही वो जो पर्टिकुलरली पीरियड है, मैचिंग कंसेप्ट है, उसको यूज़ करता है। यानी कि वो एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करता है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर से मैच करता है। वो किस वजह से? गोइंग कंसर्न, यानी कि जो फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पीरियड्स बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर हम बात करते हैं इफेक्ट की, यानी कि अगर मैचिंग और उस पर आएगा तो स्पेसिफिकली किस पे जाना है हमें? पीरियड कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट पे। लेकिन अगर बात होती है कि आप
एसेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, तो वो किसकी वजह से करते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, इसको कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये क्या हमें मिक्स कर दिया है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि गोइंग कंसर्न की वजह से जो पीरियड है और जो मैचिंग है वो प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। बिकॉज पीरियड लेंथी है तो हमने इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकलिटी की या स्पेसिफिक की तो हम उसके नैरो पार्ट में जाते हैं। यानी कि अगर आपका पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी भी उसको गोइंग कंसर्न में हम सेट करके नहीं आएंगे, किस में आएंगे? मैचिंग इन पीरियोडिक कंसेप्ट में। इसी से वो स्प्लिट होके बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रॉडली जब इसकी स्पेसिफिक और पर्टिकुलरली बात करते हैं तो सिर्फ हम बात करते हैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट में डिवाइड करने को एसेट को, और लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और यू कैन से करंट लाइबिलिटी एंड फिक्स लाइबिलिटी में क्लासिफिकेशन की। अगर ये हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी अगर पीरियड की और उसकी स्प्लिटिंग की बात करोगे तो वो उसके पार्ट आ जाएंगे, और वो पार्ट कहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं? पीरियोडिक और मैचिंग में। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। Anybody have any doubt? Okay. See, moving on next, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये एग्जामिनर का आपको पता है बहुत फेवरेट है। इसके ऊपर सीधा उल्टा किसी ना किसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अभी आप DSSS की बात करो या PGT जो 2000 लेटेस्ट की ही मैं बात कर रही हूँ, या आप प्रीवियस 2018 के DSSS की बात करो, कोई भी पेपर उठाओ आप, मतलब 80% चांस होता है कंजर्वेटिज्म के ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन होता ही होता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड प्रूडेंस मीन्स द सेम, दोनों का मतलब यही है। क्या है मतलब? कि आप फ्यूचर के जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके बारे में अरेंजमेंट करके रखिए, आप रेवेन्यू के बारे में अरेंजमेंट करके मत रखिए। सिंपल शब्द में इसको यही कहेंगे, यानी कि मेक प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यानी कि आपको अपने आप को सेफ करना है, सेफ एंड में रखना है। आपको कहीं से इनकम मिलनी थी 10 लाख रुपीज और मिल गई 15 लाख रुपीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 5 लाख एक्स्ट्रा आ गया, उस 5 लाख का आप यूज कर सकते हो, आने के बाद डिसाइड कर सकते हो उसका क्या करना है। आपको एक्सपेंडिचर करना था 10 लाख और करना पड़ गया 15 लाख, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम राइज होगी। आपको 5 लाख की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, आपको कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, आपको लोन लेना पड़ेगा, या आपको कहीं ना कहीं से उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगर टाइमली आप अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो उससे बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस की स्मूथनेस में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कोई इस तरह की वो सिचुएशन हो जिससे कि बिजनेस के ऑपरेशन स्टॉप हो जाए। तो इसलिए कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट बनाया गया है कि फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनके लिए आप प्रोविजंस बना के रखिए। जो भी आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं, उसके लिए आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। आप रेवेन्यू के लिए, इनकम के लिए कोई अरेंजमेंट मत करो, बट आप एक्सपेंसेस के लिए और लॉसेस के लिए जो आपको लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, उनके लिए आप अरेंजमेंट करके रखो। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट। किसी को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? ओके, सी अब आते हैं मेन पॉइंट पे। Conservatism states that the accountant should not anticipated income and should provide for all possible losses when there are many alternative values of an asset. आप देखते हो closing stock is valued at cost price और market value whichever is less. हम कम पे क्यों करते हैं, ज़्यादा पे क्यों नहीं करते? ज़्यादा पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप ज़्यादा वैल्यू पे शो करोगे तो आपका जीपी ज़्यादा आएगा, जीपी ज़्यादा आएगा तो एनपी भी ज़्यादा आएगा। लेकिन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? विच एवर इज लेस। लेटर ऑन हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लीफो, फीफो, हीफो, वेटेड एवरेज। हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस के लिए मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक मेथड में जो स्टॉक की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। यहाँ पे तो हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। अभी स्टॉक इज वैल्यूएट एट कॉस्ट प्राइस और
नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, और यू कैन से कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। सी कंपनी के पास पास डेटा होता है, ये डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर DSSB में जितने पेपर मेरे पास हैं, 3 पेपर है मेरे पास, 2014 का है, 18 का है और 2021 का है। इसमें भी डाउटफुल डेब्ट्स के कंसर्न में भी क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आया हुआ है। कभी ये आया है कि भाई डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कौन सा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, या फिर ये 2-3 एग्जाम्पल आपको दे के पूछ लिए कि किस किस में फॉलो हो रहा है। सी कंपनीज के पास डेटा होता है और वो देखता है कि उसके पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जितने उसके डेटर्स होते थे उसमें से कितने डेटर्स बैड हो जाते हैं, ऐसे डेटर्स हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते। उसके बाद जो डेटा होता है उसको डेटा को एनालाइज करके कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाती है। क्या कोई कंपनी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स बनाती है? यानी कि आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने में डिफॉल्टी हो गए, उसके लिए आप कोई अरेंजमेंट नहीं करोगे, लेकिन आपके जो डेटर है जिनसे आपको पैसा लेना था, अगर वो पैसा नहीं आया और आपने प्लानिंग की हुई है कि जो इनफ्लो होगा उसको बिजनेस में कहाँ का यूज़ किया जाएगा, या आपकी एक जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो कम हो जाएगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अरेंजमेंट करोगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए एक्सपेंसेस है। इनसे बेसिक इनकम आनी है आपको, बट अगर वो बैड हो जाते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। यानी कि ये क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, हो भी सकती है, एंटिसिपेटेड है। इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों क्रिएट किया जाता है, बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आई होप कंजर्वेटिज्म अच्छे से क्लियर हो गया हो। जो भी प्रोविजंस हम बनाते हैं, आप जितने भी प्रोविजंस हम अपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कई बार क्या होता है कंपनी को अपनी सेल इंक्रीज करनी होती है और उस पर्टिकुलर सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है, बट कंपनी अपनी अर्निंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करती है, वो उसके लिए भी अरेंजमेंट करके रखती है कि जो एडिशनल डिस्काउंट जो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, वो सारी अरेंजमेंट कंपनी को करनी पड़ती है। क्लियर है? तो वो किसकी वजह से अरेंजमेंट की जाती है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि आप अपने आप को सेफ रखना। देन कमिट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग ऑफ सेम प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसने आपको बहुत सारे तरीके दिए हैं कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करने के। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, देयर आर लोट्स ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, दुनिया भर के मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक ईयर में स्ट्रेट लाइन लगाया, फिर आपने सिंकिंग फंड लगा दिया, फिर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया। आपके अलग अलग मेथड नहीं यूज़ करने, आपको एक ही मेथड यूज़ करना है। सेम स्टॉक के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड है, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आप जब अपना स्टॉक वैल्यू कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप मेथड यूज़ करोगे, और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, यानी कि उसको यूज़ करके आपको सारे अकाउंट आपको कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल कुछ और रिकॉर्ड किया, दूसरे साल किसी और मेथड से, तीसरे साल कुछ और मेथड से। बट इसका मतलब ये नहीं है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये नहीं कहता कि आप मेथड को चेंज नहीं कर सकते। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने के कंसेप्ट स्टडी किए होंगे। उसमें क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ताकि थोड़े से अकाउंट को ऑथेंटिक बनाया जाए। तो कंपनी जो है एक प्रोविज़न पास करके जो भी मेथड चेंज करती है उसकी एक डेट डिसाइड कर दे कि उस मेथड की जो वैल्यू है वो कब से चेंज की जाएगी, और उसके लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट करती है, ताकि जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल रहे, वो ऑथेंटिक रहे, वो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। आई थिंक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके हम बात करते हैं कॉम्प्लायंस की। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सॉरी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, ओके। मैंने आपको कहा कि जो बेसिक अजम्पशन है वो ये कहती है कि आपने एक मेथड जो अडॉप्ट किया है, कॉन्टिन्यूसली आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग के लिए उसी मेथड को यूज़ करना है।
यानी कि आपने जो भी सपोज स्टॉक वैल्यूएशन के लिए या डेप्रिसिएशन के लिए जो भी मेथड यूज़ किया है उसको आपको सेम मेथड को यूज़ करना है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। फिर मैंने आपको ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि चेंज करने का भी प्रोसीजर है कि आपको एक प्रोविज़न पास करके, आपको एक रेजोल्यूशन पास करके जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना है। कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कुछ चेंजमेंट के लिए, उसके थ्रू आपको डिसाइड करना है कि वैल्यू आप कब से चेंज करें। यानी सपोज आप डिसीजन ले रहे हैं 31 मार्च 2022 को कि आप डेप्रिसिएशन का मेथड जो है स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग बैलेंस करेंगे, तो उसको आप एकदम से करंट से चेंज नहीं करके अगर बैक डेट से थोड़ा चेंज करेंगे तो आपके अकाउंट क्या रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे। तो आप उसको प्रोविजन को पास करके, सपोज आपने 2020 से अपना मेथड चेंज कर दिया और उस आप क्योंकि 2021 के अकाउंट बन चुके हैं तो 2022 में आप क्या करोगे, एक रफ एडजस्टमेंट करके जो हम न्यूमेरिकल में करते हैं और करंट ईयर के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं उसमें उसका एडजस्टेड एंट्री पास कर देंगे, ताकि चेंज करने की वजह से जो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है वो 100% ब्रेक ना हो। यानी कि आप चेंज करोगे, उस चेंज का इफेक्ट रफली कैलकुलेट करोगे और जिस ईयर में आपने चेंज किया है और जब से आप चेंज करना चाहते हो तब से लेके करंट तक का बैलेंस कैलकुलेट करके करंट ईयर में चार्ज कर दोगे कि एडिशनल चार्ज हुआ है तो उसको आप इनकम की तरह ट्रीट कर दोगे, और अगर पहले लेस हुआ है, अभी करंट मेथड से ज़्यादा होना चाहिए था, तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको एज अ एक्सपेंसेस राइट करोगे। क्लियर है या नंबर से इस चीज़ को क्लियर करूं? क्लियर है? नंबर लेने की जरूरत तो नहीं है ना, क्लियर हो गया ये? बाकी न्यूमेरिकल में आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ए कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, देन कंपनी इज वायलेटिंग द फॉलोइंग अजम्पशन। तो कौन सी अजम्पशन वायलेट करिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि कंपनी चेंज करना चाहती है नहीं करना चाहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंपनी स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग अगर चेंज कर रही है और मेंशन नहीं है कुछ भी, बाय डिफॉल्ट आप क्या कहेंगे, कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, सॉरी कौन सा अजम्पशन ब्रेक हो रहा है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट मेटेरियलिटी कंसेप्ट। इससे भी छोटी छोटी चीजें कुछ आ जाती हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सी मेटेरियलिटी कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? मेटेरियलिटी का मतलब है कि जो आपके स्मॉल वैल्यू के आइटम्स होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि वो छोटी मोटे आइटम है उनको हम एज अ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। लाइक स्टेशनरी, आपने पेन खरीदा, हो सकता है आप उस पेन को, कैलकुलेटर को, बुक्स को 1 साल से ज़्यादा चला रहे हैं, कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनकी इतनी हाई वैल्यू नहीं है, इतने मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो पर्टिकुलर एसेट्स में आप उसको शो ना करके क्या शो करते हो, एक्सपेंसेस। वो किसकी वजह से? मटेरियलिटी कंसेप्ट की वजह से। मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कंसेप्ट टू बी इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर मटीरियल। यानी कि अगर हम बात करें फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की, अगर आप मटेरियलिटी की बात करते हो तो ये फुल डिस्क्लोजर को क्या करता है, वायलेट कर रहा है, उसका एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है वो ये कहती है सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, बट यहाँ पे जो चीज़ हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम एक्सपेंसेस में ही शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। तो अगर ये पूछा जाता है कि मेटेरियलिटी कंसेप्ट किसका वायलेशन कर रहा है, किसका एक्सेप्शन है, तो वो फुल डिस्क्लोजर का है। और मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको एक्सपेंसेस के लिए ट्रीट किया जाता है इंस्टेड ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ही लेस होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट्स विथ लो वैल्यू लाइक कैलकुलेटर, बुक्स, टूल्स एक्सेट्रा आर राइट ऑफ इन 1 ईयर इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग द सेम। ओमिशन ऑफ पैसा, आप देखते हो कि बिजनेस में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो पैसे को इग्नोर करके राउंड ऑफ करके फिगर यूज करते हैं। तो फिगर को राउंड ऑफ करके राइट करना, पैसे को इग्नोर करना भी किसके अंदर आता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया हो सबको। कोई किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। क्लियर है? देन कमिट नेक्स्ट।
ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन, ये तो सिंपल है कि हर एक ट्रांजैक्शन के टू फेस होते हैं, वन डेबिट होता है, वन क्रेडिट होता है। सी, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं कि इक्वल अमाउंट से डेबिट होता है और इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होता है, यानी कि कितने भी डेबिट क्रेडिट में अकाउंट लिखे हों, बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है उतनी ही अमाउंट से क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इसी की वजह से जो अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट है वो अराइज होता है, यानी कि जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी बिकॉज ऑफ द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और यू कैन से अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट अराइज बिकॉज ऑफ द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेट प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, अगर आपको ये दिया जाता है कि भाई नेट प्रॉफिट इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की आप इक्वेशन बना रहे हो, तो वो ड्यूल एस्पेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो किसका है, पीरियोडिक कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट का। लेकिन अगर आप इक्वेशन की बात हो रही है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो ये ध्यान रखना, अगर इक्वेशन की बात की गई है, कैलकुलेशन की बात नहीं की गई, कोई वैल्यू डिराइव करने की बात नहीं की गई, आपको एक जस्ट इक्वेशन दी है, तो यू शुड गो फॉर ड्यूल एस्पेक्ट आंसर। ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ओके, सी नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। अरे ये 4 कैसे आ गया सीधा, वेट, स्लाइड कोई मिस हो गई है, डिलीट हो गई। सी, convention of full disclosure, as you know, because of convention of full disclosure we record each and everything in books of account, one thing, and second thing, if we are not able to any information in books of account, we write that particular information as a footnote. suppose कोई कोर्ट केस है तो उसको आप क्या दिखा सकते हो, एज अ फुटनोट दिखा सकते हो, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट, आप मुझे बताइए किसी भी प्रोडक्ट की अगर वारंटी से कनेक्टेड कंसेप्ट आता है तो उसको कहाँ पे आप क्रिएट करोगे? वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज कम्स अंडर फुल डिस्क्लोजर और कंजर्वेटिज्म। वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट, आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करी है, उसके लिए वारंटी देती है, हो सकता है प्रोडक्ट क्या हो, खराब हो जाए। अब प्रोडक्ट खराब हो गया, कंपनी के पास वापस आया, उससे कंपनी को, कस्टमर को नया प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना पड़ा, तो उसको उससे लॉस होता है। तो अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन अराइज की जाएगी तो उसको आप कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में ट्रीट करोगे या कंजर्वेटिज्म में? वेरी गुड, कंजर्वेटिज्म। कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन है कंपनी के ऊपर, उसको कहाँ पे शो करोगे? मतलब किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे? एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन कंपनी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कंटीजेंट लायबिलिटी है, और उसको एज अ फुटनोट दिखाओगे। अगर मैं बात करती हूँ कन्वेंशन की, तो उसको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाओगे? एज अ फुटनोट। यानी कि कोई भी अगर लीगल सूट है या कुछ इस तरह की कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कन्वेंशन ऑफ फुट डिस्क्लोजर को फॉलो करती है तो वो उसे एज अ फुटनोट दिखाती है। लेकिन अगर वो नहीं चाहेगी तो नहीं दिखाएगी। एज आई टोल्ड यू, कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये जो अकाउंटेंट है वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि आपने फुल डिस्क्लोजर को यूज़ करना है या नहीं करना है, मटेरियलिटी को यूज़ करना है या नहीं करना है, कंजर्वेटिज्म के लिए अरेंजमेंट करनी है या नहीं करनी है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। It is depend on the arrangement between the accountant or the contract between the accountant or the organization of a country forming principles and standard for that particular country. हर एक कंट्री का एक तो स्टैंडर्ड है, एक अपनी कंट्री के इंडिविजुअल होते हैं। तो अगर वो लोग डिसाइड करते हैं तभी ये तीनों चीज़ें फॉलो की जाएंगी, अदरवाइज इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को?
यस बच्चे, बट देखिए कंजर्वेटिज्म के अंडर आप देखिए जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ें होती हैं कि वो हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उसको आप जज कर पाते हो, तो आप कंजर्वेटिज्म के अंदर रखते हो। देखिए लीगल सूट रोज रोज नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन रोज रोज नहीं होती, ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं। तो इसका आपको पास्ट डेटा या एक्सपीरियंस नहीं है कि ये होगी या नहीं होगी। अगर मैं बात करती हूँ वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो एक कंपनी अगर 1000 यूनिट सोल्ड कर रही है तो हो सकता है उसमें से एक यूनिट उसकी खराब हो जाती हो या रिटर्न हो जाती हो या उसको कस्टमर को रिप्लेस करके देना होता हो। यानी कि वो उसको पास्ट डेटा से पता है कि इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती ही होती है, तो वो अराइज होती ही है सिचुएशन, हो या नहीं हो, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है, इसके लिए उसको पहले से अरेंजमेंट करके रखना है, कम्स अंडर कंजर्वेटिज्म। लेकिन लीगल सूट का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि इस तरह के हर एक जो केस होता है उसमें यूनिकनेस होती है, हर एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो यूनिक होती है, तो उसको आप पास्ट अपनी परफॉर्मेंस से या पास्ट डेटा से या पास्ट एक्सपीरियंस से जज नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को आप पास्ट डेटा से एक्सपीरियंस करके एस्टिमेट नहीं कर सकते उनको आप कंजर्वेटिज्म में नहीं रखोगे, उनको आप फुल डिस्क्लोजर में रखोगे। अगर आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देन यू शुड मेंशन ऑल दोज थिंग्स एज अ फुट नोट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्लियर है? आई होप आपका क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर कर पाई हूँ। ओके, अभी ये बताइए मुझे, ये क्लियर है अच्छे से आपको? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको खुद स्टडी करना है, उसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। स्टिल आपको कुछ फील होता है कि किसी कंसेप्ट को डिस्कस करने की नीड है तो वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेरी अप्रोच यही रहेगी कि डाउट सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एज अ MCQ में डिस्कस करूँगी आपके साथ, या आपको एज अ असाइनमेंट उनको अलॉट करूँगी, ताकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद IFRS जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको पढ़ने के बाद आप अपने आप को जज करो कि कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे सेट हो रहा है, क्योंकि वो क्रैमिंग वाला है, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं। आप कहेंगे तो मैं करा दूंगी, आप एक बार गो थ्रू हो ना और देखना कि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि उसको डिस्कस करके हमें टाइम वेस्ट करने की नीड है। हमें फोकस उन चीज़ों पे करना है जहाँ पे डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन की नीड है। ठीक है, तो आपका होम टास्क कल का, क्योंकि कल मैथ्स की क्लास होगी, ब्रेक होगा, तो यही है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS और इंडियन AS को लर्न करना है, और आपको फिर मैं असाइनमेंट अलॉट कर दूंगी, उस असाइनमेंट को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जो इस बार का असाइनमेंट होगा, कोशिश करना कि गो थ्रू होके आप डेटा को तभी उसको अटेम्प्ट करो। हर एक वीक का असाइनमेंट आपको सैटरडे को गेट हो जाएगा, और वो आपको डाउट सेशन से पहले ट्राई कर लेना है, यानी कि संडे को जो सेशन होगा उससे पहले आप ट्राई कर लेना। मैं कोशिश करूंगी फ्राइडे को ही आपको प्रोवाइड करूँ, फ्राइडे अदरवाइज सैटरडे आपको गेट हो जाएगा। अब क्योंकि असाइनमेंट बने हुए हैं, लेकिन मैं जो भी चेंजिंग सिनेरियो होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को उसमें असाइनमेंट में चेंज करती रहती हूँ, तो उसको अपडेट करके जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, अगर मुझे जल्दी मिल गया तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट कोशिश ये करना है आपको संडे की क्लास से पहले, डाउट सेशन से पहले असाइनमेंट को सोल्व कर लो, ताकि साइड बाय साइड हम डाउट को भी डिस्कस कर लें। See, come at some MCQs. Convention of conservatism takes into account all future profit and losses. ये तो सिंपल है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? All future losses. Okay. Now come at the next question. According to convention of conservatism, provision is made for bad and doubtful debts. Depreciation is charged on asset. Recording is made of outstanding expenses. All of the above. पहले तो आंसर बताइए, फिर एक एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। मैसेज में, आप मैसेज में भी बता सकते हैं इफ यू हेजिटेट टू स्पीक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब एक एक ऑप्शन को हम रीड करते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन एसेट। एसेट पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है वो किस लिए चार्ज किया जाता है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स? हाँ जी, वैल्यू तो घट जाती है, बट आई एम आस्किंग कि कौन सा अजम्पशन या कन्वेंशन यूज होगा।
ओके, अभी मैं राइट आंसर बताती हूँ, सब लोग बताइए अपना अपना ऑप्शन। क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन और कन्वेंशन। डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर हम चार्ज करते हैं किस अजम्पशन और कन्वेंशन की वजह से। थोड़ा सा सोचिए और सोच समझ के रिप्लाई कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो किसी भी चीज़ से आ सकता है, इसलिए एमसीक्यू भी हम बोलते हैं कि आपको हर एक ऑप्शन को यूज़ करना है, अगर उसमें कुछ वैल्यूएबल थिंग है उसको डिस्कस करना है। कोस्ट कंसेप्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ, मतलब आपके माइंड में कैसे आया इसका? अभी तक राइट आंसर नहीं गेट कर पाए एनीबडी? फिर मैं बताने जा रही हूँ आंसर। हाँ, वेरी गुड, मैचिंग कंसेप्ट। देखिए, जब आप फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो फिक्स एसेट को यूज करने से जब आप करंट ईयर में उसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी वैल्यू भी तो कम होती है, वो भी तो यूज हो रही है। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन में आपकी एसेट भी यूज हो रही है। और अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर कॉस्ट आप तभी निकाल पाओगे जब उसकी प्रॉपर एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, यानी कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर में ही चार्ज करना है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो आपको जो एसेट यूज हुई है, आपकी फिक्स एसेट जिसकी लॉन्ग लाइफ है, उसका एक पोर्शन जो कि कम हुआ है, उसको डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हम हर साल क्या करते जाते हैं, चार्ज करते जाते हैं। कि यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि फिक्स एसेट की इतनी वैल्यू यूज हो गई है, चाहे उसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं आउटसाइडर को, लेकिन हम एक अमाउंट अपने जो भी रेवेन्यूज होते हैं, जो इनकम्स होती है, उसमें से चार्ज करके रखते हैं। तो ये किसकी वजह से करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से, यानी कि जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है वो करंट रेवेन्यू से चार्ज हो जाए, क्योंकि आपने फिक्स एसेट भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की है। क्लियर है ये बात? फर्दर क्लैरिफिकेशन और देने की नीड है मुझे? डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, किसकी वजह से, ये तो आपको पता ही है, और किस प्रिंसिपल की वजह से चार्ज करते हैं, वो है मैचिंग। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज हो रहा है? देन रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सा अजम्पशन और कन्वेंशन यूज होगा? नो, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था। यस यस, पीरियड एंड मैचिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड के लिए मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, और यू कैन से पीरियड कंसेप्ट, दोनों के दोनों अप्लाई होते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के लिए। और आपको मैंने बताया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि किस चीज के लिए है या करंट ईयर के लिए है, ये मेंशन है, तो तब आपका पीरियोडिक और मैचिंग होगा। लेकिन अगर नॉर्मली लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, तो वो कहाँ पे चार्ज होगा आपका? एनी अदर? देखिए, अभी ये मैंने सारी चीजें क्लियर की थी, एक ही आंसर आया है, बाकी लोगों को किसी का आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास। ये अभी सारा दिखा है ना, सिर्फ एक ही बंदे ने आंसर किया, एक्रूवल कंसेप्ट। ये मैंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि एडवांस मनी अगर रिसीव्ड हो रही है तो वो क्या है? एक्रूवल कंसेप्ट। देन यस यस, देखिए, जो कन्फर्मली बेड हो गया है तो वो तो बेड है, उसका तो पैसा मिलना ही नहीं है, तो उसके लिए कभी भी प्रोविजन नहीं, सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। अगर लिखा है बेड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, देखिए ये प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स जो है वो टेक्निकली रॉन्ग वर्ड है, लेकिन हम बहुत सारे ऑथर्स की बुक में या हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो उसमें लिखा होता है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, वो टेक्निकली गलत है। बेड डेब्ट्स के लिए हम प्रोविजन नहीं बनाते, लेकिन अगर लिखा हुआ है बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अगर साथ में लिखा हुआ है तो उसमें डाउटफुल उसी का एक पार्ट है,
यानी कि इसमें डाउटफुल पार्ट है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कितना बैड है कितना डाउटफुल है, तो उसके लिए आप प्रोविजन मेंटेन रखेंगे, क्योंकि उसमें आपको कंसीडर कर दिया है कि इसमें से कुछ पार्ट डाउटफुल डेब्ट्स के लिए भी है, बट कितना बैड होगा कितना डाउटफुल होगा यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो वहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अगर क्लियर कट बैड डेब्ट्स है, टेक्निकली की बात करें, इन जनरल जब हम बच्चों को 11th-12th स्टैंडर्ड में या कॉलेज में भी हम लोग पढ़ाते हैं तो हम यही बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है कि अगर बैड डेब्ट्स सिंगल गिवन है तो उसके लिए प्रोविजन नहीं होगा, डाउटफुल के लिए होगा, एंड बैड एंड डाउटफुल के लिए प्रोविजन क्रिएट होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखिए एक स्पेसिफिक तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस पे कुछ और भी चीजें अप्लाई होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि एक तो है, लेकिन कई बार ऑप्शन ऐसे आपको फंसाते हैं कि उसमें बाकी चीजें भी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन में कौन सा इसमें से प्रिंसिपल फॉलो होगा, गोइंग कंसर्न, मैचिंग और मेटेरियलिटी। अभी हमने पीछे एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें सिंगल क्वेश्चन था तो इजीली हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया था। अभी हम बात करें तीनों में से कौन फॉलो होगा, एनीबडी? सिर्फ गोइंग कंसर्न। अभी हमने पीछे तो क्वेश्चन ये कहा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट, फिर तो वो हमारी बात गलत हो गई। अच्छा ऑप्शन का ए होगा, फिर तो ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं सोचा सिर्फ A1 बोल रहे हो आप, गोइंग कंसर्न। देखिए अभी हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन किस लिए चार्ज किया जाता है, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। अब जब कॉम्बिनेशन की बात होगी तो मैचिंग क्यों करनी पड़ रही है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो मैचिंग है और पीरियड कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया है, गोइंग कंसर्न से। स्पेसिफिकली अगर बात होती है एक पॉइंट की, अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ड होता ओनली टू, तो यू शुड गो फॉर ओनली टू। अगर ऑप्शन में कोई ब्रॉडर टर्म है और उसकी इनसाइड टर्म है, नैरो टर्म है, तो हमेशा ऑप्शन कौन सा चूज करना है, नैरो वाला कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है उस कंसेप्ट से। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात आ रही है या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सिंगल हो, तो हमें देखना है कि उसके साथ कौन सा कंसेप्ट और अटैच हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन किस लिए चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। लेकिन अगर हमें इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना हो तो मैचिंग करने की नीड क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ बिजनेस। आई होप ये क्लियर है सबको। हाँ जी, क्यों नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिसमें कि आंसर जो होता है एक ब्रॉडर टर्म होती है और एक उसकी सब टर्म होती है। जैसे एक होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और एक होता है सब कॉन्सेप्ट, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट अगर साथ में गिवन है और आपको चूज करने के लिए एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो आप सब कॉन्सेप्ट में जाएंगे, यानी कि जिसका उस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन से क्लोज रिलेशन है। डेप्रिसिएशन का क्लोज रिलेशन किससे है, मैचिंग से। लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शन बनते हैं कि आपका साथ में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसके साथ अटैच है, तो उसके साथ आप दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इस आज का हमारा जो टारगेट था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर छोड़ रही हूँ पढ़ने के लिए, आप उसको स्टडी करिए। कोई डाउट होता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट सेशन में। और बिसाइड दिस जो जितनी चीज़ें मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए दूंगी उनको मैं MCQ फॉर्म में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि आप जब उसको पढ़ के MCQ अटैम्प्ट करोगे तभी उसका एडवांटेज गेट होगा। क्योंकि MCQ लर्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एनालाइज करना आना चाहिए। देखिए आज की डेट में जब हमने पास आउट की थी चीज़ें और आज की डेट में क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो ऐसी चीज़ें होती थी, मैंने नेट क्वालिफाइड किया था 2012 में, इतना सिंपल होता था, सीधे सीधे क्वेश्चन होते थे, आप रट के भी गए हो तो भी आप पास आउट करेंगे। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट में देती रहती हूँ, मैंने क्वेश्चन का लेवल वहाँ से लेके अभी तक मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन के लेवल में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। यानी कि आप सिर्फ कंसेप्ट को रट के किसी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो।
अब आपको क्या करना है, एनालिटिकल अप्रोच करनी है आपको यूज, और आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का अगर अच्छे से नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू पास द एग्जाम। यानी कि आप उस एग्जाम में अगर आप भी फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर चेंजिंग सिचुएशन में उसको अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन साथ के साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास अटेंड करने का एडवांटेज गेट हो रहा हो, मैं आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रही हूँ। धीरे धीरे कोशिश करूँगी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की। थोड़ा सा अभी मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं वर्कआउट कर रही हूँ उसके लिए इनिशियली अभी, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो टाइम टेबल एडजस्टमेंट ये वो दुनिया भर की चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट वीक से सब कुछ फ्लो में आ जाएगा, तो टाइमली सबको आपको गेट हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट वीक का जो असाइनमेंट है आपको एक वीक पहले ही मिल जाए, आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी रहे। आगे से मैं फ्लो बनाऊंगी, अभी तो मैं इस वीक का तो एंड में सेंड करूंगी, बट आगे फ्लो बनाने की कोशिश करूंगी। ओके डियर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।